ये एग्जिट पोल नहीं, बल्कि ये मोदी पोल है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस समय पूरी देश में 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे निश्चित रूप से भ्रामक है। कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। 4 जून को जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे, तब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन के घटक दल के जो भी क्षेत्रीय दलों के इनके नेता हैं, कभी संविधान पर, कभी किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने विश्वास व्यक्त नहीं किया। जब ये जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, ईवीएम भी अच्छा होता है, चुनाव आयोग की भी कार्यप्रणाली अच्छी होती है, और जब जहां इनको हार दिखता है तो जब ये पलायन की ओर जाते हैं उसके पहले एक शब्द जरूर तोड़ देते हैं, किसी के ऊपर ठीकड़ा फोड़ दो। जनता ने तो बहुत विश्वास किया, ऐसा कह देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए उनकी इसी कार्यप्रणाली, इसी बातों को जनता ने बहुत अच्छे से समझा है और पूरे देश में ये साफ होते जा रहे हैं इसी कारण से। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में आने वाले जनादेश पर। और जब जनादेश आने को केवल कुछ ही घंटे शेष हैं तो उसके पहले इस जनादेश पर कलेश मचती हुई दिख रही है। अंतिम समय में अंतिम तैयारियां जरूर राजनीतिक दलों ने पूरी कर ली है, चुनाव आयोग भी मुस्तैद है, लेकिन इन तैयारियों पर उंगलियां अभी भी उठ रही है और इसी से मचा हुआ है कलेश। और वो कलेश क्या बताता है, क्या इशारे करता है, इस बारे में राजनीतिक दलों की क्या सोच है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जब परिणाम आने वाले हैं तो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। क्या कहना है कांग्रेस भाजपा का, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लेकर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और जैसे कि हमने बताया कि बयानों से लग रहा है कि जो परिणाम आने वाले हैं वो अभी भी कटघरे में खड़े हैं। परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम इस पर सवाल उठाएंगे। इस तरीके के संकेत साफ मिल रहे हैं। क्या कहीं कुछ कमी रह गई है और ये संशय और सवाल क्यों उठ रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं रुपेश दुबे जी की। दुबे जी, क्या कहेंगे? अब तो चुनाव भी हो गया, काफी इंतजार के बाद परिणाम भी कुछ घंटों में आने वाला है, पर डर दिख रहा है, कुछ संशय दिख रहा है, कुछ सवाल दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मोहन भाई नमस्कार जी। द्विवेदी जी नमस्कार। राठे, कांग्रेस पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है, सही नहीं हुई नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल को जनता ने कई अवसरों पर नकारा है, ऐसी स्थिति में अभी जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, बड़ी अविश्वसनीय, हास्यास्पद स्थिति भी है। सम्मानित सभी चैनल, पत्रकारिता जगत के समूह के लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। ये मात्र अनुमानों का पिटारा है और समाचार देखने से समझ में आता है कि कई स्थानों पर तो जिन राजनीतिक दलों ने उतने प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं, उतने भी प्रत्याशियों से अधिक सीटें उनको जीतने के लिए एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। इससे आम जनता एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई, इंडिया गठबंधन एक समवेत होकर के भाजपा की अन्यायकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ मैदान पे उतरी, उसका अच्छा प्रतिशत आम जनता ने दिया। यहां तक कि भाजपा मुद्दाविहीन हो गई थी। लगातार 7 चरण के चुनाव में इनके मुद्दे जिस प्रकार से हवा में उड़ते गए, जनता ने इन्हें मुद्दों से नकार दिया।
उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा था कि देश की जनता महंगाई बेरोजगारी की मार से त्रस्त है और एक सुशासन चाहती है जिसमें इंडिया गठबंधन और तो और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन था तो भाजपा के लोगों को इंडिया नाम लेने में भी तकलीफ होती थी। ऐसी स्थिति में देश की जनता ने भाजपा की सरकार को एक सिरे से नकार दिया है। कल 4 जून को आने वाले जो परिणाम होंगे उसमें भाजपा चारों खाने चित रहेगी। ठीक है, चारों खाने चित तो रहेगी, पर अभी भी संशय है क्या? परिणाम अगर पक्ष में नहीं आए तो आप लोगों को लगेगा गलत हुआ है, ऐसा है क्या? मोहन जी, जिस प्रकार से देश की जनता जनादेश देती है, अपने वोटों के माध्यम से आम जनता अपना वोट देती है, उस पर कांग्रेस कभी भी प्रश्न नहीं उठाती। जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन जनादेश के पूर्व एक माहौल बना करके जो पूर्वानुमानों कि जो पिटारा जो खोला जाता है, एक साइकोलॉजिकल रूप से एक मानसिकता बनाई जाती है, उसमें कांग्रेस कहीं भरोसा नहीं कर रही है और इसलिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत आम जनता के बीच गई है। इसलिए विश्वास है, अति आत्मविश्वास नहीं है, हमको विश्वास है कि आम जनता कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करी है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने कुछ सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि परिणाम आएंगे तो वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन स्थितियां देश भर की है और इसलिए देश भर में अलग अलग तरीके से बयान हमें देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की स्थितियों को लेकर आशान्वित है बीजेपी? पहले रुक कर लेते हैं राजकुमार राठी जी का। राजकुमार जी, ये कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बयान भी हमने सुना दिए, प्रवक्ता जी भी कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कुछ एग्जिट पोल ऐसे पेश किए जा रहे हैं ताकि आत्मविश्वास बीजेपी का बढ़े और कांग्रेस का डाउन हो, और इसी के जरिए चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। इस आरोप से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए मोहन जी, कांग्रेस की बात पर हंसी आती है मुझे। अब ज्यादा समय नहीं है, 12 घंटे के बाद परिणाम आ जाएगा। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है मोहन जी, आप तो देखते आए हैं हमेशा, ये तो रिकॉर्ड ट्रैक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 9, कभी 10 ऐसा सीट आते रही है, 11 में से 9-10 सीट आते रही है। मध्य प्रदेश में पिछले बार 29 सीट जो है लोकसभा की है, 28 सीट हमारी थी, 1 सीट नकुल से जो है कमलनाथ जी जीते थे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूं कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का पहले भी जनादेश रहा है, इस बार उससे ज्यादा जनादेश बढ़ेगा। हम जो मैं समझता हूं कि जो साउथ की जो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी पहले अपना परचम नहीं फैलाती थी, इस बार आप देखेंगे वहां से भी सीट आएगी, क्योंकि देश की जनता इस बात को समझ गई है कि प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देश की जनता ने देखा है। एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहकर भी कभी काला नहीं हुआ, कभी दाग नहीं लगा, इस बात को भी देश की जनता जानती है। आज मोदी जी, मैं समझता हूं विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और आप देखेंगे मोहन जी, विदेशों से भी 6 महीने आगे के निमंत्रण आ गए। विदेश जो है 209 मुल्क है, वो भी ये मान रहे हैं कि देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस तो शुरू से भ्रम फैलाती रही है और ये भ्रम 10 घंटे में दूर हो जाएगा। फिर जो इनका जो पुराना रोना रहता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, वो आप कल सुनेंगे। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी, जब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, जब सरकार नहीं बनती तो ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं समझता हूं कांग्रेस को अपनी गड़बड़ी को चेक करना चाहिए कि क्यों केंद्रीय नेतृत्व जो है एक परिवार के हाथ में है। आप जितनी भी राजनीतिक पार्टी देखेंगे, क्या हम कांग्रेस की बात करें, सोनिया जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, राहुल जी की बात करें, क्या मुलायम सिंह यादव जी की बात करें, क्या लालू यादव जी की बात करें, या शरद पवार की बात करें, ये एक व्यक्ति विशेष की, परिवार की पार्टी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में है। और आप देखते हैं कि लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि देश में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। मैं समझता हूं आपको लोकतंत्र कहीं देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के मनन की, चिंतन की और विश्लेषण की आवश्यकता देश है। ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी का एक सधा हुआ बयान है, लेकिन इसके लिए क्या तैयार है क्या कि जब वो संशय करेंगे, आवाज उठाएंगे, हर चीज में आपत्ति करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वोट भी बढ़ा दिए गए, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी के भी आरोप, इसके लिए क्या तैयार है बीजेपी और इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए मोहन जी,
वोट तो कांग्रेस का भी वहां पे जो है पोलिंग एजेंट होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी होता है, अन्य दलों का भी पोलिंग एजेंट होता है। उनके सामने पहले ट्रायल होता है, उसके बाद मशीन को लॉक किया जाता है। शाम को जब मशीन लॉक होती है तो बाकायदा पूरा विवरण को जो पीठासीन अधिकारी मिलाता है। कल भी जब काउंटिंग होगी तो पहले सील को जो तोड़ने से पहले उसको चेक करवाएंगे कि इस जो है पोलिंग बूथ में इतने वोट गिरे हैं। कांग्रेस का भी एजेंट वहां पर होगा, भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंट होगा। मैं समझता हूं देश विश्व में अगर लोकतांत्रिक प्रणाली से कहीं चुनाव होता है तो ये भारत है, जहां पर इस तरीके से इतने बड़े विश्व के लोकतंत्र में इतना बड़ा चुनाव संपन्न होता है। उसको संदेश नजर से देखना कहीं से भी जायज नहीं है। ये तो कांग्रेस का काम ही है। कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो सब ठीक होता है, कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो सब कुछ गड़बड़ होता है। तो कांग्रेस को अपनी गड़बड़ी को देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या गड़बड़ी है। क्यों बड़े बड़े नेता, क्या गुलाम नबी आजाद हो, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देखें, जब लोकसभा का चुनाव था तो काफी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कुछ विशेष तैयार तो नहीं है आप लोग? कुछ आपके लीगल सेल तैयारी की होगी या कुछ ऐसे लोगों को आपने रखा होगा कि कांग्रेस कहीं आपत्ति करती है तो उसका जवाब दे सकें, ऐसी कुछ तैयारी तो नहीं है? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है, कहीं दिक्कत नहीं है। कांग्रेस आपत्ति करे, आपत्ति कर अनिल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं और आज जब परिणाम आने वाले हैं तो भी हमें इसी तरीके के आरोप सुनने पड़ रहे हैं। अनिल जी, आज तो राजनीति खत्म हो जानी चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए परिणाम का, लेकिन आज भी सर फुटअव्वल, उंगलियां एक दूसरे के खिलाफ और आज भी आस्तीनें चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये होता रहेगा क्या? कल भी ये देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा क्या, कि थमेगा कहीं परिणाम आने के बाद ये चीजें? देखिए मोहन जी, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। इसलिए विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष दल हो, वो हमेशा संभावनाएं खोजता रहता है। कल हार होगी, कोई जीतेगा तो बल्ले बल्ले होगी, कोई हारेगा तो उसके लिए बहुत से रीजन निकाले जाएंगे। एग्जिट पोल ठीक नहीं थे, ईवीएम फेल थी, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, वीवीपीएट क्यों नहीं चेक किया गया, ऐसे तमाम कारण राजनीतिक दल रखेंगे सामने। और जहां तक आपने बात की, ये राग हमेशा अलापते रहे हैं। हमेशा जब भी भारतीय चुनाव होते हैं इस तरह के राग अलापते हैं। अटल जी ने सही लिखा था कि रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि राजनीति में कभी भी हार या जीत को बहुत सिरे से, जीत तो स्वीकार होती है, हार इतनी जल्दी स्वीकार नहीं हो पाती है। बहरहाल कल देश जो है नई सरकार चुन लेगा, वो शांति और विकास के लिए सरकार चुनेगा। और हमने देखे हैं कि बहुत से एग्जिट पोल आने के बाद भी बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए, एग्जिट पोल पलट भी दिए गए, कई बार एग्जिट पोल से विपरीत सरकारें बनी हैं। और 2009 से 2019 तक की यदि बात करें तो एग्जिट पोल जिस की सरकार बनाना चाह रहे थे उस सरकार में 50 से ज्यादा सीटें ज्यादा आ गई थी, जबकि वो कह रहे थे कि नहीं 50 इतने सीटों का अंतर नहीं होगा, लेकिन अंतर आया। तो एग्जिट पोल हमेशा सक्सेस भी नहीं होते हैं और हमेशा फ्लॉप भी नहीं होते हैं। कई पिछली बार भी सारे टीवी चैनलों ने जो भी एग्जिट पोल दिए हों, एक टीवी चैनल ऐसा था, शायद टीवी टुडे चाणक्य का, जिसने कहा था कि ये सरकार इतनी सीट पाकर के सरकार बनेगी और उसी के आसपास सरकार बनी भी थी। छत्तीसगढ़ में जी, छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी बात कर रहा हूं मैं। अब फैलोदी सट्टा बाजार ने तो कह दिया था कि हम विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। और मैं खुद भी चूंकि पीएचडी का स्टूडेंट रहा हूं और सर्वे सैंपलिंग मैंने काम किया है, मुझे याद है कि जब हम लोग ट्रेनी के तौर पर सर्वे सैंपलिंग एक चुनाव करने राजस्थान में गए थे तो मालूम पड़ा कि उस प्रत्याशी के पक्ष में अपार समर्थन था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो बुरी तरह हार चुके थे। ये मेरा खुद का उदाहरण है। तो एग्जिट पोल चिर शाश्वत नहीं है, उनके परिणाम भी पलटते रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि यह चुनाव नारा नीति और नेतृत्व के दम पर लड़ा गया है। जनता को जो पसंद आएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सरकार उसकी बनेगी। और अभी तो मोदी की गारंटी चल रही है, पूरे देश में मोदी का जलवा चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ मोहन जी कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी कांग्रेस 4 सीटें लेकर के पिछली बार आई थी, इस बार 1 सीट पर आ गई। विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ी कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में तो उनका पूरा सपड़ा ही साफ हो गया। कहां सिक्किम में सरकार बनती थी कांग्रेस की और आज 0 सीटें हैं सिक्किम में। लेकिन ये इन सब के बीच गड़बड़ी की कितनी संभावना देखते हैं? बार बार यही सवाल आएगा, कल भी हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, फुल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ गणना स्थिति है या कुछ संशय है, कुछ लूप होल है? देखिए मोहन जी, मुझे अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज या कल में जो हुई है मैं उसको देख रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे थे कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़ा है उसकी तरफ से एक भी शिकायत नहीं मिली चुनाव आयोग को।
उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। इवन राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग के सामने जो आपत्ति दर्ज की, उसमें किसी उम्मीदवार की शिकायत नहीं है, कोई उम्मीदवार उसमें शामिल नहीं है, लेकिन शिकायतें राजनीति से प्रेरित हो रही हैं। इसी तरह जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देखिए कि एक दो छिटपुट चीजें तो विवाद तो हर जगह होते ही हैं। अब विद्याचरण शुक्ल और रमेश बैस का जब चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा 979 वोट का मामला था, रिकाउंटिंग होने के बाद भी वो लोग माने नहीं और अंततः फिर वो कोर्ट में गए और वहां से विद्याचरण शुक्ल के समर्थन में फैसला आया। तो ऐसे छोटे छोटे विवाद तो कुछ छिटपुट मिलेंगे, लेकिन एक विवाद के चलते 543 सीटें हैं जी पूरे देश में। एक सीट पर यदि छिटमुट विवाद सामने आ भी गया तो हमारे संविधान में, हमारे चुनाव आयोग में ऐसे नियम और कानून हैं जिससे उसका निराकरण निकल सकता है। राजनीतिक दलों को किसने बोला आपत्ति करने से? पुनर्मतगणना का ऑप्शन तो है, और यदि सब कुछ आपके फेवर में नहीं है तो आप चुनाव आयोग चले जाइए। हालांकि वहां से भी आपको हार के मुंह की खानी पड़ रही है। एग्जिट इसमें ईवीएम के मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कितनी लताड़ लगाई राजनीतिक दलों को कि आप जब जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत सही है, और यदि हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, और चुनाव आयोग के सारे कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांकने का दिन भी कल होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों से अलग अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पर, और जब दावे हो रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की ओर से क्या कहना है? रुपेश जी राजनांदगांव में भी लगे हुए थे, और जो एक सीट एग्जिट पोल में दिखा रही है वो राजनांदगांव हो सकती है, ऐसी भी चर्चा है। दुबे जी, आपका क्या आकलन है? एक सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई जा रही है, ये बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? आप लोग कितना आशा रख रहे हैं सीटों को लेकर? मोहन जी, राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी का नाम घोषित होते ही जिस प्रकार से भाजपा में अफरा तफरी का माहौल बना, कार्यकर्ता घर बैठने की स्थिति में आ गए थे। भाजपा के लोग भाजपा के शीर्ष संगठन को वहां आकर के उन्हें समझाइश देना पड़ी, उसके बाद भी वो काम करने के तत्पर नहीं थे, क्योंकि यहाँ के सांसद आम जनता से उनका जीवन संपर्क नहीं था। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आप देखेंगे बस्तर, कांकेर और जांजगीर चांपा हो, सरगुजा का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कांग्रेस को स्पष्ट चुनाव जीतने की संभावनाएं पूरी तरह से नजर आ रही है। कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। उसी प्रकार से दुर्ग में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, बिलासपुर में चुनाव लड़ा गया, रायगढ़ में चुनाव लड़ा गया, काफी नजदीकी चुनाव है। निश्चित रूप से कांग्रेस को आशातीत सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार से 5 महीने में भाजपा की सरकार ने 1600 करोड़ रुपया कर्ज लिया, और उसके बाद 5 माह में सरकार को गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी, मंत्रियों को ट्रेनिंग देनी पड़ी। इससे ही स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में हालात भाजपा के ठीक नहीं है, अराजकता का माहौल है। ऐसी स्थिति में आम जनता के पक्ष में कांग्रेस ने जो 5 साल काम किए थे, उसका फिर से आम जनता को समझ में आया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इन्होंने कैबिनेट में पहला निर्णय लिया, और आज तक एक भी पैसा किसी हितग्राही को नहीं दिया। इन सब का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अपना परचम लहराएगी। कितनी सीटें आकलन करके चल रहे हैं? देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से जनता ने जनादेश दिया है उसमें सीटों का आकलन कांग्रेस पार्टी ने करी है। तो प्रथम चरण पे, प्रथम दृष्टया कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर संभावनाएं निश्चित रूप से व्यक्त करती है कि यहाँ हम चुनाव जीतेंगे ही, और बाकी सीटों में जो संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना जो अभी वर्तमान में जो 2 सीटें थी उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, चलिए, ये सब स्थितियां बनी हुई हैं, और 5 से 6 सीटों को लेकर आशान्वित है कांग्रेस। बीजेपी की ओर चलते हैं राजकुमार जी, फिर आप लोगों के पास बचेगा क्या? आज तक के राज्य बनने के बाद से जो इतिहास रहा है उसमें छत्तीसगढ़ जाता रहा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में। क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, रिकॉर्ड तो टूटेगा मोहन जी। इस बार 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। पिछले बार 9 सीट जीते थे, उससे पहले 10 सीट जीते थे। तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के 11 से 11 सीट जीत रही है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, तो उनको एक वीडियो मैंने देखा था कि राजनांदगांव का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो भूपेश बघेल जी को कह रहा था कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपसे मिलना, आपसे बात करना दुर्भर होता था। आज आप यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने आए, कभी आपने हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया,
कांग्रेस का कार्यकर्ता आपसे मिल नहीं पाता था। एक प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी जो एक तानाशाह व्यक्ति चला रहा था, ऐसा कहना कांग्रेस के कार्यकर्ता का है, राजकुमार राठी नहीं कह रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या काम किया। तो मोहन जी 70 लाख महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं के खाते में लगातार 1000 रुपए की राशि, साल में 12,000 रुपए की राशि देने का जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो वायदा निभाना चालू हो गया। 3 से 4 किस्त जो है हमारी बहनों के खाते में आ चुकी है। किसानों से 3100 रुपए में धान की खरीदी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का जो बकाया बोनस था वो बकाया बोनस भी किसानों के खाते में आ गया। 18 लाख जो आवास की बात की जिसे भूपेश बघेल सरकार ने रोक के रखा था, वो 18 लाख आवास भी सैंक्शन हो गया। और कोई जादू की छड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है नहीं, एक दिन में तो आवास बनेगा नहीं। रुपेश दुबे जी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश में बने 4 से 5 महीना हुआ है, सब्र रखिए रुपेश दुबे जी। मैं समझता हूं आधे से ज्यादा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 महीने में पूरा कर दिया। 5 साल में आपकी सरकार ने भय, भ्रष्टाचार, भूख, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। खाली आप लोगों को हम ये सुनते थे कि शराब को लोग पीते हैं, शराब में भी भ्रष्टाचार, शराब में भी। लेकिन ये चुनाव तो देश का चुनाव था, देश के मुद्दे चल रहे हैं, देश के मुद्दों पे वोटिंग हुई है। देखिए, देश के विषय की अगर बात करते हैं मोहन जी, तो पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, इतना अच्छा नेतृत्व कभी देखने को नहीं मिला। जहां कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, 2004 से 14 तक की बात करें तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जो बोलते नहीं थे। मैं समझता हूं आज देश कहीं सुरक्षित हाथ में है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, वहां पे 450 रुपए किलो में आटा बिक रहा है और दिवालियापन की स्थिति में पाकिस्तान है। आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, चलिए अनिल जी से ले लेते हैं। अनिल जी, छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है आपको, देश के मुद्दे, प्रधानमंत्री का चेहरा यही चला है या फिर विपक्ष ने जिन मुद्दों को खड़े करने की कोशिश की उसका भी असर हमें कुछ सीटों पर तो देखने को मिलेगा? देखिए मोहन जी, मिला जुला मामला रहा है एक तरह से। वैसे तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जब बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद से माहौल एक कहीं न कहीं उत्साहित होता रहा और मोदी की गारंटी काम आई और बीजेपी ने जिस तरह वादा किए विधानसभा चुनाव में और उस वादे को उन्होंने पूरा भी किया। राठी जी अभी गिना रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो जनता का एक विश्वास तो है बीजेपी के ऊपर कि ये सरकार आएगी तो हमको ये करेगी, ऐसा करके देंगे। इसके उलट में यदि बात करूं तो जो 5 वर्षों का जो कांग्रेस का शासन का कार्यकाल था बहुत अच्छा चला। भूपेश बघेल ने नौपत्नी बहुत अच्छी सरकार चलाई, बहुत अच्छी योजनाएं भी उन्होंने लॉन्च की और मुझे लगता है कि 2022-23 तक, आप भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 2022-23 तक कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल था। अगर ये करप्शन के माहौल नहीं होते, अगर पीएससी में भ्रष्टाचार नहीं होता, अगर आईएएस कोल घोटाला में नहीं फंसते, अगर जेल में नहीं भेजे जाते, भूपेश बघेल सरकार रिपीट हो सकती थी। लेकिन बड़ी बड़ी गलतियों की छोटे छोटे फैसले भी आप न्यायिक ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने आपको विदा कर दिया। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, वरना भूपेश बघेल जी की छवि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते थे और राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका वजूद बन सकता था। वे विद्याचरण शुक्ल के बाद दूसरे ऐसे नेता हो सकते थे जो केंद्र में काबिज हो सकते थे। मोतीलाल वोरा हैं, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल है इनके बाद। लेकिन भूपेश बघेल जी ने उस अवसर को गंवा दिया। तो ये साख जो है, मैं एक जो प्रमुख बात कहना चाहता हूं कि ये जब लोकसभा चुनाव के कल परिणाम आएंगे ना, ये जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस में वर्चस्व के तौर पर हैं, इनके कहीं न कहीं इनकी परीक्षा होगी और सामने कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनकी गारंटी होगी। उन्होंने 10 साल जो डेवलपमेंट किया है, जो विश्वास हासिल किया, जो हिंदुत्व का कार्ड सामने खेला, उसकी परीक्षा होगी कि जनता उसे स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है। और तो इनके सामने में टीएस सिंहदेव हैं, भूपेश बघेल हैं, शिव डहरिया हैं, दीपक बैज हैं, मोहन मरकाम हैं। इन नेताओं का क्या होगा अगर कांग्रेस कल चुनाव नहीं जीत पाती है या अपेक्षित सीटें छत्तीसगढ़ में नहीं ला पाती हैं? तो निश्चित तौर पर इन जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इनके कद की परीक्षा ली जाएगी। टीएस सिंहदेव सरगुजा के महाराजा हैं, अगर वहां से कांग्रेस नहीं जीतती है तो क्या होगा? इसी तरह तो ये जो कल परिणाम आएंगे, इससे ये सब चीजें मायने रखेंगी कि दोनों ही राजनीतिक दलों में किस तरह का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परीक्षा में नहीं है। रायगढ़ और सरगुजा वो 2 लोकसभा सीटें हैं जहां उनका वर्चस्व है, जहां उन्होंने राजनीति की है, जहां तो उनकी भी परीक्षा वहां पर हो रही है। इसी तरह बृजमोहन अग्रवाल है, सरोज पांडे है और ऐसे कई नेता हैं। तो प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्या ये सब प्रभावित नहीं होंगे कल के फैसले से?
अगर छत्तीसगढ़ में, और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रिजल्ट क्या रहा है? न्यूनतम 4 सीटें और अधिकतम 4 सीटें, न्यूनतम 1 सीट। ठीक, पूरी 11 की 11 क्लीन स्वीप नहीं कर पाई कांग्रेस, 10 की 10 क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। आज भी कांग्रेस का जनाधार बना हुआ है। वो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद भी 35 सीटें लेकर के आती है और बीजेपी की हालत 14 सीटों पे आकर ठहर जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो जनमानस है ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस बेस्ड है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कल के जो चुनाव रिजल्ट आएंगे वो निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक सबक होंगे। ठीक है, दोनों ही राजनीतिक दल के लिए एक समान होंगे। छत्तीसगढ़ की बात तो हमने कर ली, अब देश को लेकर क्या कुछ सोचते हैं प्रवक्तागण, एक एक इस राउंड में हम देश की बात कर लेंगे। जब बीजेपी 400 का नारा दे रही है तो उसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी? पहले बीजेपी से ही ले लेते हैं। 400 का नारा, कई बार कहा जा रहा है कि केवल दबाव बनाने के लिए आप लोग ने 400 का नारा दे दिया, राजकुमार राठी जी, और उसी के दम पर आप लोग बहुमत तक पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इससे सहमत होंगे क्या कि केवल ये अंक है, इसे पाना नहीं है, पर ये एक अंक दबाव बनाता है विपक्षियों पर? देखिए मोहन जी, आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं। भारतीय जनता पार्टी किसी बात को कहती है तो मैं समझता हूं बहुत तथ्यों के आधार पर और बहुत ही विश्वसनीयता के साथ बात करती है। कांग्रेस ने तो नारा नहीं दिया 400 पार का। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नारा दे रही है, हमारी 303 सीट तो जो है भारतीय जनता पार्टी की है, अलायंस मिला के 352 सीट पर तो हम बैठे। और अभी 5 साल में जो राम मंदिर का निर्माण और जो जिस प्रकार से सेना को लेस करने का काम और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नीति, आज देख लीजिए मोहन जी, डॉलर में जो लेन देन होता था आज रुपये में लेन देन हो रहा है। मैं समझता हूं देश का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। जिस डॉलर को हम पहले खरीदते थे, अब मोदी जी ने कह दिया कि आपको रुपये से लेन देन करना है। जो हम माल खरीद रहे हैं उसका भुगतान रुपये में हो रहा है। और जब सामने वाले देश के पास इतना रुपया हो जा रहा है तो भारत से वापस सामान खरीद रहा है। मैं समझता हूं रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में आ गया है और उसकी भारत की एक शाख आप देखेंगे अमेरिका का 400 पार हो रहा है क्या? ये सारी बातें तो हम कर लिए, चुनाव भर में ये बात होती रही। 400 पार होगा कि नहीं होगा? 400 पार बिल्कुल होगा, आप देखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व बनने जा रहा है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को बोलता है कि आप ऑटोग्राफ प्लीज, एक और दूसरे देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के चरण छूता है। मैं समझता हूं विश्व पटल पर भारत सब जो विश्व गुरु जो हमारी बनने की जो वर्षों का सपना था, आज वो सपना साकार होने जा रहा है। और 6 माह के निमंत्रण मोहन जी आप देखेंगे, 6 माह आगे के निमंत्रण जो है नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं। मतलब पूरा विश्व मान रहा है बीजेपी देश का अगला प्रधानमंत्री तो मानने को तैयार नहीं। 400 पार का नारा है। कांग्रेस तो 295 ही मान के चल रही है, 295 उनके नेता भी कह रहे हैं। क्या उस तक पहुंच पा रही है क्या? ये तो आप लोग से डबल का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। दुबे जी। मोहन जी देखिए, लोकसभा चुनाव का जब घोषणा हुआ उसके बाद भाजपा ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए 400 का नारा दिया। उन्होंने 143 सीटों में अपनी हार सुनिश्चित कर ली थी। और कांग्रेस जिस प्रकार से बातें कर रही है, कांग्रेस जनता के बीच जाने के बाद जनता से जो स्नेह मिला और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिला, उसके बाद 295 जो स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कांग्रेस कर रही है। तोता चना बाजेगना भाजपा का ये नारा है। और ये जिस प्रकार से धारा 370 की बात करते थे, तो ये कश्मीर में चुनाव लड़ने की भी स्थिति में नहीं थे। उत्तर प्रदेश में, अन्य मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आप लोग पा रहे हैं 295 तो माने आप लोगों के, इनके 400 नहीं आएंगे, 295 आपके आ रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कल 4 जून को जो परिणाम आएंगे, और जिस प्रकार से अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि परिणाम जो पूर्वानुमान रहे हैं, एग्जिट पोल रहे हैं, बहुत अवसरों पर धराशायी हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी जो एग्जिट पोल है वो पूर्ण रूप से फेल साबित होगा और जनता का जनादेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। चलिए अनिल जी की आखिरी टिप्पणी। अनिल जी, 400 पार एक तरफ, दूसरी तरफ 295, किसका पलड़ा भारी? कौन किस के दावा में कितना दम? मोहन जी, कांग्रेस 295 का दावा कर रही है, बीजेपी 400 दावा कर रही है। सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए। बिल्कुल। इतना जो ले आएगा उस सरकार की, बल्ले बल्ले पार्टी की वो सरकार बना लेगी। दोनों बहुमत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा, कल मैं राहुल गांधी को सुन रहा था, वो मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे थे। मीडिया ने बहुत गंभीरता पूर्वक सवाल किया उनसे पूछा कि 295 सीटें लाने का क्या आपका वो है, गणित है। राहुल गांधी बहुत ऐसे तरीके से बोले, उन्होंने बोला सिद्धू मूसेवाले का गाना सुन लीजिए, 295। अब
इससे पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं अपने सीटें लाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। देखिए, राजनीति में होता है एक टारगेट तय करना। पिछली बार बीजेपी ने टारगेट तय किया कि हम 200-300 सीटें क्रॉस करेंगे, वो 303 सीटें लेकर के आ गए। कांग्रेस ने कितना क्रॉस किया था? मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने पिछली बार सीटें तय की थी कि हम इतनी सीटें लेकर के आएंगे करके। तो टारगेट तय करना, फिर उस स्ट्रेटजी को हासिल करने के लिए रणनीति बनाना, उसके लिए लीडरशिप को आगे करना, इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी अभी थोड़ा सा प्लस है। इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंस है कि जब हम 303 ला सकते हैं तो हम 400 भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का कब था? जब राजीव गांधी थे, 424 सीटें लेकर के राजीव गांधी आ गए थे। लेकिन उस समय राजीव गांधी का नेतृत्व तो देश को स्वीकार था। राजीव गांधी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस इस फर्क को जिस दिन रियलिटी में समझ जाएगी, वो अपने सुनहरे दिनों की वापस लौट। ठीक है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। विश्लेषण और दावे अपने अपने लोगों के अलग अलग हैं और इसके लिए कुछ ही घंटों का इंतजार है, और जैसे ही चीजें और सामने आएंगी तो फिर चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय कम है तो चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में अनिल द्विवेदी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। राजकुमार राठी जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।